Hello, my dear students. Welcome to RKC EduHub. मैं डॉक्टर माया चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे RKC प्लेटफॉर्म पर। तो आज का सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं BPSC TRE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन GS सेक्शन का। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है जो कि अवार्ड से रिलेटेड है। अवार्ड से रिलेटेड हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में किस फिल्म को सबसे अधिक पुरस्कार मिले? ठीक है, सबसे अधिक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? किसमें? ऑस्कर में, है ना, ऑस्कर में, जिसे ऑस्कर नहीं, गोल्डन ग्लोब में, गोल्डन ग्लोब में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर, जिसे 5 कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब 2024 में इनको प्राइज मिला है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 2024 का। ठीक है, 2024 का ये 81st गोल्डन ग्लोब्स था। ये भी कभी कभी पूछता है कि कौन सा नंबर भी पूछता है। तो ये 81st गोल्डन ग्लोब्स था जो जनवरी 2024 में मिला। और ओपेनहाइमर को 5 कैटेगरी में प्राइज मिला है। बेस्ट मोशन पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे अभी का पूछता है जनवरी 2025 का, तो इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा एमिला पेरेज। एमिला पेरेज किसको मिला है? एमिला पेरेज। और ये 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड है 2025 का। एमिला पेरेज को भी 4 कैटेगरी में, जो कि सबसे अधिक है 2025 में, 4 कैटेगरी में एमिला पेरेज को प्राइज मिला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीसेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका अवार्ड से ही रिलेटेड है और ये BPSC TRE 3 PRT में आया था। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि जो पद्मश्री उषा किरण खान की ये उपलब्धियां थी, ये सारी उपलब्धि बताया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपलब्धि परमश्री उषा किरण खान को मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड, भरत भारती 2019, मैथिली, कच्ची बांस, हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, तो आपको बताना है A only 2, B only 1, C only 3, D more than one of the above, E है none of the above। none of the above। तो इसमें जब हम देखते हैं पद्मश्री उषा किरण खान को ये सारी उपलब्धि इनको दी गई थी। ठीक है, इनको मिली थी। तो इसका आंसर हो गया आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, भारत भारती अवार्ड भी मिला है, मैथिली का भी मिला है ये, और कच्ची बांस और हिंदी का भी अनुत्तरित प्रश्न, ये चारों अवार्ड इनको मिल चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके अवार्ड से ही रिलेटेड है, वो भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये आया है आपका 6 to 8, BPSC TRE 3 6 to 8 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सिनेमा में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 किसे दिया गया? दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये 2023 में वहीदा रहमान को दिया गया था। वहीदा रहमान को दिया गया था। ठीक है, 2024 में किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। 2025 में मलयालम एक्टर मोहनलाल को। तो ये भी आपका लेटेस्ट है जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में अगर हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं, इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, सिनेमा के पितामह, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था। ठीक है, फर्स्ट फीचर फिल्म का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। राजा हरिश्चंद्र किस ईयर में? 1913 में, 1913 में। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कब किए थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो 1969। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब इंट्रोड्यूस किया था? तो इन्होंने 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला विजेता कौन है 1969 में, तो देविका रानी। ये 4 जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जामिनेशन में ये पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए ये चारों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी recently announced a new set of national awards in the field of science, technology and innovation, जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, for which the award ceremony for all categories of award will be held on। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कब होगा, कौन सा, किसके लिए, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ऑप्शन क्या क्या है, 11th में नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई श्रृंखला की घोषणा की है, जिसे क्या कहा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। आपसे पूछा जा रहा है कि इन पुरस्कारों के सभी श्रेणियों के लिए पुरस्कार समारोह कब होता है, तो पुरस्कार समारोह इसका है 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। ठीक है, इसमें फरवरी का जो नेशनल साइंस डे है, ये इसमें नॉमिनेशन इनवाइट किया जाता है ना, और ये 11 मई को पुरस्कार की घोषणा की जाती है कि किसे किसे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन पुरस्कार समारोह जो है वो 23 अगस्त को होता है। तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन आपको चेंज कर सकता है ना, क्वेश्चन आपको चेंज हो सकता है। ठीक है, नामांकन प्रतिवर्ष 14 जनवरी से 28 फरवरी इनवाइट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अनाउंस होता है मई 11 को, जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। ठीक है, और अवार्ड सेरेमनी जो है वो है आपका 23 अगस्त, नेशनल स्पेस डे के दिन ये अवार्ड सेरेमनी होता है। और ये अवार्ड कौन देते हैं, या तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको जो एक्सप्लेनेशन में वही मिलेगा जो एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी अवार्ड से रिलेटेड है। एकेडमी अवार्ड्स 2024, एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, इसलिए ब्रैकेट में यहां ऑस्कर लिखा है। में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता, ये आपका टीजीटी का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई टीजीटी का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, सिलियन मर्फी। ठीक है, तो ये आपका अवार्ड पूछ रहा है 2024 का। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपको पूछा जाएगा तो 2025 ऑस्कर का अवार्ड के बारे में पूछा जाएगा। बेस्ट एक्टर जो मिला है वो एड्रियन ब्रॉडी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रीसेंट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके अवार्ड से रिलेटेड है। हु वॉज क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2024 इन मुंबई, मुंबई में मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसे पहनाया गया। ठीक है, मिस चेक क्रिस्टीना पिस्कोवा, मिस इंडिया सिनी शेट्टी, मिस लेबनन यास्मीना ज़ैटोन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, मिस ये होगा आपका क्रिस्टीना पिस्कोवा। ठीक है, विनर है ये चेक रिपब्लिक की, और फर्स्ट रनर अप लेबनान की यास्मीना ज़ैटोन। ठीक है, लेकिन ये तो आपका हो गया। अब 2025 का अगर पूछेगा, 24 का हो गया, 2025 का अगर पूछता है तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री थाईलैंड की मिस इंडिया बनी थी, मिस वर्ल्ड। ठीक है, मिस वर्ल्ड। तो ये आपका लेटेस्ट जो होगा ये होगा आपका ओपल सुचाता चुआंगश्री, थाईलैंड की है। ठीक है, और इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये थाईलैंड को पहला मिस वर्ल्ड टाइटल मिला है, थाईलैंड को ये पहला मिस वर्ल्ड टाइटल मिला है। ठीक है, तो ये रीसेंट है, ये आपके अभी इस एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखिए बिहार दिवस
ये कब आया है? TRE 3 में ही 6 to 8 में आया है। बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश टू, बिहार दिवस डैश को मनाया जाता है ऑन मार्च 22, है ना, मार्च 22 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था, इसलिए बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑन 20 मार्च ये टू कमेमोरेट इस सेपरेशन फ्रॉम होगा ये फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी। 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में बिहार दिवस मनाई जाती है। ठीक है, 1912 में अलग किया गया था। ठीक है, चलिए 1912 यहां लिखा हुआ है, 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में धान की फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? ये आपका पीजीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज्यादा धान की फसल किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, किस जिले में होती है? तो रोहतास को राइस बोल ऑफ बिहार कहा जाता है ना, राइस बोल ऑफ बिहार कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा रोहतास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सिल्क टेक्सटाइल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? कि बिहार के किस जिले में सिल्क टेक्सटाइल के प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा? भागलपुर। भागलपुर को क्या कहते हैं? सिल्क सिटी भी कहते हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी, है ना, जहां तसर सिल्क, मलबरी सिल्क पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार? बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें? दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट है, कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है? तो सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट है बिहार का सबसे पुराना। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला रिवर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो उसका जवाब होगा दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट 1948 में। तो भारत का सबसे पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा था? तो वो था दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। बिहार का पूछा जा रहा है तो ये सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट सबसे पुराना है। ठीक है, अब मैं अपने पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये है हमारा स्टैटिक जीके का बुक, जिसमें 2400 प्लस PYQs है। बीपीएससी का है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी टीआरई, यूपीएससी का सीडीएस और एनडीए का है, एसएससी का सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जितने भी पुलिस एग्जाम हैं, स्टेट पुलिस एग्जाम जितने भी हैं, ये सबके क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन बैंक है और इसमें हर चैप्टर्स में हमने वन लाइनर्स दिया है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टैबुलर फॉर्म में दिया है, ताकि आप मतलब टू मेक द स्टडी वेरी ईजी हो, तब इसलिए हमने उस तरह से इस बुक को प्लान किया है। ठीक है, अभी जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से इतने क्वेश्चंस थे, ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हमारा चैप्टर है, इसमें सभी अवार्ड्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिस अवार्ड्स के बारे में, उस सारा अवार्ड्स के बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पूरे टैबुलर फॉर्म में और वन लाइनर्स के रूप में। और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए अभी तक वेरियस एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स हमने मेंशन किए हैं, जितने एग्जाम्स में आए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी इस बुक में भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन रिवर? इनमें से कौन सी फसल नदी में नहीं उगाई जा सकती? नदी में नहीं उगाई जा सकती। ऑप्शन क्या है? वाटर चेस्टनट, पानी फल सिंघाड़ा जो होता है ना, उसको बोलते हैं वाटर चेस्टनट, लोटस, कमल, फॉक्सनट, मखाना, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ये नदी में कौन सी उगाई नहीं जाती है, तो ये तीनों है जो नदी में उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो सिंघाड़ा है, वाटर चेस्टनट, लोटस, फॉक्सनट, ये सभी को स्थिर पानी चाहिए। रिवर में क्या होता है? रनिंग वाटर होता है
है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि ये सभी जो वाटर चेस्टनट है, लोटस है, फॉक्सनट है, ये रिवर में, नदी में नहीं उगाई जाती है, ये स्थिर पानी में उगता है। ठीक है, तो ये सारा चीज देख लो आप, सिंघाड़ा है, पानी फल सिंघाड़ा, कमल और मखाना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country is not a member of G7? Not a member of G7. ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएसए। आपको बताना है कि इस कौन सा कंट्री G7 का हिस्सा नहीं है ना। तो इसका सही आंसर होगा रशिया, इसका सही आंसर होगा रशिया। ठीक है, रशिया पहले ये G7 में था, पहले इसको G8 बोलते थे 2014 तक। 1997 से 2014 तक रशिया भी इसके मेंबर थे, तो पहले इसको G8 बोला जाता था, लेकिन 2014 में रशिया का मेंबरशिप सस्पेंड कर दिया गया और तब ये फिर से G7 हो गया, G7 हो गया, क्योंकि यूक्रेन में जो संघर्ष हुआ और क्रीमिया के जो विलय हुआ, इस कारण से रशिया के मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए अब है 7 कंट्रीज इसमें, G7 इसलिए कहते हैं। पहले G8 था 2014 तक, 1997 से 2014 तक ये G8 था, लेकिन रशिया को जब निकाल दिया गया इससे, तो फिर से ये G7 हो गया। अब एक ट्रिक है, बहुत कॉमन ट्रिक है, हमेशा आप सुनते होंगे, कोई नया नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि फिर से एक बार आपसे ये ट्रिक डिस्कस कर लूँ कि G7 में कौन कौन से कंट्री हैं। इसको बहुत आसानी से इस ट्रिक से आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे जूस विथ गर्लफ्रेंड, जूस विथ गर्लफ्रेंड, जूस विथ GF, राइट। तो J से हो गया आपका जापान, U से हो गया USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड और G जर्मनी, F फॉर फ्रांस। तो ये सारे कंट्री जो हैं ये हिस्सा है किसका, G7 का, राइट। तो ये आसानी से आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री G7 का हिस्सा है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, कारगिल किसके तट पर स्थित है, सुरू रिवर, झेलम रिवर, इंडस रिवर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कारगिल लद्दाख में है ना। तो ये किस नदी के तट पर है, किसके तट पर है, तो ये सुरू नदी के तट पर है। सुरू नदी जो इंडस नदी, सिंधु नदी का एक सहायक नदी है, ठीक है, उसके तट पर ये स्थित है कारगिल। ये भी आपका पीआरटी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, पीआरटी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सुरू रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस से है। 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है। ठीक है, आपको क्या बताना है, उस स्पेसक्राफ्ट का नाम जिसमें अंतरिक्ष यात्री 2024 में जाएंगे, है ना। इसरो द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, तो उसका नाम है गगनयान, गगनयान। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके TRE 3 PGT में पूछा गया है, ठीक है, PGT में ये पूछा गया है। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आपका, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका 6 to 8 में पूछा गया है। अब इसमें जो पूछा गया है कि गगनयान में जो 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, स्पेसक्राफ्ट जो गगनयान स्पेसक्राफ्ट है, उसमें जो 4 यात्री जाएंगे, है ना, अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, उनका नाम क्या है। ठीक है, इसमें जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उन 4 पायलटों में शामिल नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए नियोजित इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नाम क्या है, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन PV नायर, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें हम क्या पाएंगे, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, सॉरी, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये 4 हैं। ठीक है, जो 3 ऑप्शन में नाम दिया गया था वो 3 ऑलरेडी हैं, प्लस चौथा भी देखिए, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री थे जो गगनयान में जाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बिहार फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आपको बताना है कि 1935 एक्ट के तहत जो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के कौन थे, तो इसका नाम होगा राय बहादुर सतीश चंद्र। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये कब आया था? पीजीटी का आया था, पीजीटी में, TRE 3 पीजीटी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑप्शंस क्या है? दादा भाई नेहरू, WC बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी और मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या होगा? WC बैनर्जी। ठीक है, WC बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? विच रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, है ना, भारत और नेपाल के बीच में किन नदी सीमा बनाती है? गंडक, काली, कोशी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हम क्या देखते हैं? काली नदी है, काली नदी है जो इंडिया और भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, हिमालय से ये निकलती है ना। महाकाली रिवर हो गया, ये महाकाली रिवर भी कहते हैं इसको, काली रिवर को महाकाली रिवर भी कहते हैं या शारदा रिवर भी कहते हैं, शारदा रिवर भी कहते हैं, है ना। ये बाउंड्री बनाती है नेपाल और भारत के बीच में, ये बाउंड्री बनाती है। तो ये काली नदी इसका आंसर होगा, जिसे महाकाली रिवर भी कहते हैं और भारत में हम शारदा रिवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ गंगा डेल्टा इज कॉल्ड, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सुंदरबन, और इस सुंदरबन के कुछ पेड़ों को सुंदरी ट्री भी कहते हैं, सुंदरी ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ये है दादा भाई नेहरू, दादा भाई नेहरू। ठीक है, चलिए, तो अब फिर से ये जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको बता दूं मैं, ये स्टैटिक जीके है, हमारा बुक है हमारे पब्लिकेशन का, जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अभी जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोले ना, तो उसके लिए देखिए एक चैप्टर है यहाँ पे, निक नेम्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें हमने पूरा डिटेल दिया हुआ है किसको किस निक नेम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस बुक में पूरा है। और आर्ट एंड कल्चर का अलग सेक्शन है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हमने इन पे इंक्लूड किया है। ठीक है, टेम्पल्स हो गया, डांसेस ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया हो गया, फिर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो गया, कलर रेवोल्यूशन हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट ऐड किए गए। रिवर्स से बहुत क्वेश्चन है, रिवर्स भी पूरा डिटेल इस चैप्टर में दिया गया है, रामसर साइट हो गया, ये सब सारे बुक चैप्टर हमने इसमें इंक्लूड किया है। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड वो भी इस बुक में इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कब की थी? 15 जनवरी 1784। कहाँ पर? कलकत्ता, जो आप कोलकाता बोलते हैं, है ना, जो आप कोलकाता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर, भारत में घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? सुंदरबन वेस्ट बंगाल, मोरेना मध्य प्रदेश, कॉर्बेट उत्तराखंड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये हम पाते हैं मोरेना में जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उसको कंजर्व करने, प्रोटेक्ट करने के लिए ये ब्रीडिंग सेंटर बनाई गई है। ठीक है, तो मोरेना हो गया मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स ऑफ फ्लो इन बिहार? पूछ रहा है कि बिहार में कौन सी ऐसी नदी है जो बार बार अपना रास्ता बदलती है? तो इसका क्या आंसर होगा? कोसी कहाँ से? हिमालय से निकलती है, और जब नीचे आती है ना, नीचे आती है
तो ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी गाद लेकर आती है, और जब मैदान में पहुंचती है तो क्या होता है, वो जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, और तब रिवर अपना रास्ता बदल लेती है। तो ये देखा गया है कि 250 ईयर्स में कोसी ने अभी तक 120 किलोमीटर शिफ्ट हो गया है। किधर? वेस्टवर्ड, पश्चिम की ओर ये शिफ्ट हो गई है, पश्चिम की ओर शिफ्ट हो गई है 120 किलोमीटर, 250 साल, 250 ईयर्स में देखा गया है कि 120 किलोमीटर ये टुवर्ड्स पश्चिम, है ना, वेस्ट की तरफ ये शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब आपका एग्जाम मेंशन मैंने कर दिया है किसमें आया है ना, इसमें पीआरटी का क्वेश्चन है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? जो मुंबई और नवी मुंबई को जो जोड़ने वाले सेतु का जो है, अटल सेतु की का लेंथ कितना है? तो आप इसको देखेंगे तो ये 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, 21.8 किलोमीटर है, ये टोटल लेंथ है। अगर माइल्स में पूछता है तो 13.5 माइल्स है, 13.5 माइल्स है। ये किसको जोड़ती है? मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, लंबा समुद्री पुल। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है कौन सा? ये आपका अटल सेतु। ठीक है, इसका 16.5 किलोमीटर जो है वो सी में है, समुद्र में है, और सिर्फ 5.5 किलोमीटर जो है वो लैंड में है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर। ठीक है, किसको जोड़ती है? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ती है। ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, और सी में इसका कितना लेंथ है? तो 16.5 किलोमीटर है, और 5.5 लैंड में है। तो ये 3 क्वेश्चन इससे आपके बन रहे हैं। चलिए, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस राज्य में आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा है? ठीक है, आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा है, ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम, ठीक है, मिजोरम का जो पॉपुलेशन है उसका नियर अबाउट 94% ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, 94% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नागालैंड और फिर मेघालय, नागालैंड फिर मेघालय। तो आज का ये सेशन में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बुक स्टैटिक जीके का, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं कुछ चैप्टर्स का नाम बता देती हूँ। जैसे आपका हो गया बुक्स एंड ऑथर्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडियन रेलवे से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी रेलवे का एग्जाम भी हो रहा है तो इंडियन रेलवे से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद देखो फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका डैम्स इन इंडिया, लेक्स इन इंडिया, रिवर्स से बहुत क्वेश्चन होता है। नेशनल पार्क से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है आपका कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप इसका इंडेक्स देखेंगे ना, जैसे कलर रेवोल्यूशन हो गया, इंपॉर्टेंट लाइंस एंड बाउंड्रीज, माउंटेन पासेस, तो ये जब आप इंडेक्स देखेंगे तो ये सारे आपके एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड है। हमने आर्ट एंड कल्चर को भी एकदम अलग करके, और फिर जैसे मॉन्यूमेंट्स कितने इंडिया के हैं, पेंटिंग्स होंगे, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर कितने इंस्टीट्यूट है इंडिया में, पूरा लिस्ट इसमें दी गई है। तो ये बुक अपने आप में ही आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक की तरह काम करेगा, और देखिए आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं हमारे पब्लिकेशन के वेबसाइट से, या हमारे जो इंस्टीट्यूट के जो हेल्पलाइन नंबर है उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।